तो बेटा हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। तो आज क्या किया है कि रिवीजन के तौर पे जो भी आपके यूनिट 3 और यूनिट 4 में नए शब्द थे, उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? और उसमें जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा-सा हम उन चैप्टर्स को लेके उन चैप्टर्स के संदर्भ से हम ग्रामर रिवाइज करेंगे, ठीक है? ये कुछ शब्द हैं जो उन सारे चैप्टर्स में से हैं, जो आप कर चुके हैं। तो आपकी ये जो बुक है, ये आपकी ये जो आपकी ये जो 5 चैप्टर्स हैं, सिल्वर, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, रोड नॉट टेकन, हाउ फर्स्ट लेटर वाज रिटन, प्लीज लिसन, स्टोरी टेलर, इंटेलेक्चुअल रबिश, माय फाइनेंशियल करियर एंड तानसेन। इनमें से अ, इन चैप्टर्स की जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, उस पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है? तो ये कुछ शब्द हैं जो इन चैप्टर्स में से मैंने निकाले हैं, जो देखने में बड़े लगते हैं, खतरनाक लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ लेंगे, तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। फिर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करने में और लिखने में और इन शब्दों को इस्तेमाल करने में आसानी होगी। आपको जो हर चैप्टर के साथ रिसोर्स मिलता है, उसमें भी आपको हमेशा वोकैबुलरी टेबल साथ में मिलती है। लेकिन ये इन सब चैप्टर्स में से मिली-जुली लिस्ट है। ये सिर्फ किसी एक चैप्टर की नहीं है, ये इन सब चैप्टर्स की मिली-जुली लिस्ट है, ठीक है? तो ये आज मैं चाहती हूँ क्लास के साथ-साथ आप लिख कर प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है? थोड़ा-सा लेट मी इंक्रीज़ द साइज़। ठीक? शून शून्य से बना है। शून्य मतलब ज़ीरो, खाली, ठीक है? The room felt shown after everyone left. केसमेंट केसमेंट होता है वो जो खिड़की की चौखट होती है। पहले चौखट लगती है, फिर उसके अंदर खिड़कियां लगाई जाती है। जैसे घर में भी चौखट पे दरवाजा लगता है, ऐसे ही चौखट पे खिड़की भी लगती है। उसको कहते हैं केसमेंट। She looked out of the casement at the rain. आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको दिखता है बाहर क्या चल रहा है। कैप्टिवेटिंग, मनमोहक। कैप्टिवेटिंग, जब कुछ चीज बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और बहुत आकर्षक लगे, जो मन को मोह ले, उसको कहते हैं कैप्टिवेटिंग। The story was so captivating that I could not stop reading. कहानी इतनी मनमोहक थी कि मुझसे किताब रखी नहीं गई, मैं पढ़ती गई या पढ़ता गया। साथ-साथ ये शब्द लिखिए बेटा, और हो सके तो इससे एक वाक्य भी बनाइए, है ना? एक वाक्य यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा आप खुद तो हम नवापुर स्कूल हम क्या कर रहे हैं, हमने जो अभी तक यूनिट 3 और यूनिट 4 के बेटा बेटा आज हम क्या कर रहे हैं, हम जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, सिलेबस पूरा हो चुका है ना? तो यूनिट 3 और यूनिट 4
है, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो शून हम डिस्कस कर चुके हैं, केसमेंट डिस्कस कर चुके हैं, कैप्टिवेटिंग, मनमोहक, कोई चीज जो मन को भा जाए, बहुत पसंद आ जाए। मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक, एक तो होता है ऊपरी तह कि जो शब्द कह रहे हैं, एक होता है मेटाफिजिकल, उसका हायर मीनिंग क्या है, ठीक है। इंडिजिनस, स्वदेशी, स्थानिक, आप किसी दूसरे स्टेट जाते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं उनका अपना एक रहन सहन का तरीका होता है, खाने पीने का तरीका होता है, उसको कहते हैं स्वदेशी, इंडिजिनस। तो इंडिजिनस ट्राइब्स होती है जो एक जगह रहते हैं, आदिवासी, कुछ लोकल लोग होते हैं जो उस शहर के, या वहाँ आप हरियाणा, स्थानिक लोग होते हैं। आप हरियाणा में जाओगे तो आपको हरियाणवी लोग मिलेंगे, आप बिहार में जाएंगे आपको बिहारी मिलेंगे, आप महाराष्ट्र में आप बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र के महाराष्ट्रन्स मिलेंगे। उनको कहते हैं मूल निवासी, स्थानिक निवासी या आदिवासी, इंडिजिनस, ठीक है। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी होती है हमारे ये जो पौराणिक कथाएं होती है जो हम सुनते आए हैं आज तक, जिसमें भगवान होते हैं, बड़ी बड़ी सीख होती है, तो उसको माइथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। डाइवर्ज, अलग होना, जैसे एक सड़क जा रही है और आगे वो दो हिस्सों में बट रही है, या आगे चौराहा है या तिराहा है, होता है ना सड़कों पे, तो उसको कहते हैं डाइवर्ज, मतलब अलग होना। तो पीछे से एक ही सड़क आ रही है और वो आगे अलग अलग दिशाओं में बट जाती है। कई बार होता है ना, हम हाईवे से आते हैं और फिर वो कहता है अगर इस शहर जाना है तो यहाँ मुड़ जाओ, इस शहर जाना है तो यहाँ मुड़ जाओ, और फला शहर जाना है तो सीधे चले जाओ, उसको कहते हैं डाइवर्ज, अलग होना। अंडर ग्रोथ, जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे घास और झाड़ियां उग जाती हैं उनको अंडर ग्रोथ कहते हैं। आपको एक फोटो दिखा देती हूँ, अंडर ग्रोथ कैसी लगती है। आप देखेंगे ये बड़े बड़े पेड़ हैं जंगल में, ये जो नीचे ये अलग अलग छोटे मोटे पेड़ और घास फूस, ये जो पूरा आ, जमीन को भरा हुआ है, इसको कहते हैं अंडर ग्रोथ। यहाँ पे आप देखेंगे ये पेड़ है बड़े बड़े, लेकिन ये जो चारों तरफ जमीन पूरी तरह ढकी हुई है इसको अंडर ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि ये जमीन पे इस ढंग से ऐसे चादर सी बिछाई हुई है कि पूरा जमीन को कवर कर रही है, ठीक है। इसको हम अंडर ग्रोथ कहते हैं। वापस आते हैं अपनी शीट पे। द टाइगर हिड इन द थिक अंडर ग्रोथ। कई बार क्या होता है, अगर बहुत थिक अंडर ग्रोथ होती है तो वहां पे ये जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं वो छुप जाते हैं और अपने शिकार से छुप जाते हैं ताकि शिकार भाग ना जाए, और फिर अचानक से हमला करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अंडर ग्रोथ। नियोलिथिक, ये हमारा जो लेटर वाला चैप्टर था उसमें ये शब्द आया था। ये युग होता है एक,
इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक युग, राइट। ठीक है, तो वो कहानी आप देखेंगे नापाषाण युग की है। डिरेंजमेंट और डिरेंजमेंट माने पागलपन। His strange behavior showed signs of derangement. कुछ लोगों का दिमाग चल जाता है किसी बीमारी की वजह से, किसी दुख की वजह से, किसी और कारण से। जब दिमाग सही से काम नहीं करता, जैसे आप देखेंगे कि कहीं अगर सड़क पे कोई पागल खड़ा है, वो एक ही चीज बार बार करे जा रहा है ना, तो हाथ हिला रहा है तो हाथ ही हिलाए जा रहा है, सर खुजा रहा है तो सर खुजाए जा रहा है, तो उनका दिमाग वहां एक जगह सुन्न हो जाता है, वो आगे सोच ही नहीं सकते, तो वही चीज वो बार बार करने लगते हैं। तो डिरेंजमेंट या बिरेंजमेंट का मतलब होता है पागलपन। फॉल्टरिंग, डगमगाता हुआ, मतलब स्थिर नहीं है। जो चीज स्थिर नहीं है वो फॉल्टरिंग है। जैसे जब कोई नर्वस होता है, किसी को घबराहट हो रही होती है, तो ठीक है, डगमगित, स्थिर नहीं। तो जब अब स्थिर कब होते हो आप? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आपको अपने पे विश्वास होता है आप। और अगर आप घबराए हुए हो या नर्वस हो या डगमगा रहे हो, तो आपकी आवाज कांपेगी, आपके हाथ पैर कांपेंगे, आप घबराएंगे, है ना। शी स्पोक इन अ फॉल्टरिंग वॉइस। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं या डायलॉग भूल जाते हैं या स्पीच भूल जाते हैं, तो उनकी आवाज फॉल्टर करने लग जाती है। ठीक है, inadequacy. He felt a sense of inadequacy before the exam. Inadequacy is किसी चीज की कमी महसूस करना। एडिक्वेट माने काफी, इनएडिक्वेट माने कम, पूर्ण पूर्ण से कम, किसी चीज की कमी महसूस करना, अपने आप को पूर्ण महसूस ना करना, inadequacy. He felt a sense of inadequacy before the exam. एग्जाम से पहले उसको लगा कि उसकी ठीक से तैयारी नहीं हुई है, उसको जो आता है वो पर्याप्त नहीं है। इनएडिक्वेसी, अपर्याप्त। ठीक है। सल्ट्री, सल्ट्री जब बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, sultry. It was a sultry afternoon in Mumbai. Fatuously, मूर्खतापूर्वक, जब कोई बेवकूफी वाली कोई चीज करता है, मूर्खों वाली हरकत करता है, जिसमें समझदारी नहीं है, राइट। sultry, fatuously, राइट। नेक्स्ट है पेटुलेंट। पेटुलेंट माने चिड़चिड़ा। द पेटुलेंट चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट डिनर। कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती या किसी चीज से परेशान होते हैं, तो जिद करेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे और मेरा मन नहीं है, और रोएंगे, चिल्लाएंगे, छोटे बच्चे, है ना। तो उसको कहते हैं पेटुलेंट, चिड़चिड़ा। बड़े इंसान भी, बड़े लोग भी चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता
कि उनके दिमाग में जो चल रहा है उसको कैसे व्यक्त करें, तो इस चक्कर में वो ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं बड़ों से। अनइंटरप्राइजिंग, तो ये इंटरप्राइजिंग का उल्टा है। तो पहले देखते हैं इंटरप्राइजिंग क्या है और फिर देखते हैं अनइंटरप्राइजिंग। ठीक है, और अनइंटरप्राइजिंग हो गया इसका उल्टा। ठीक है, महत्वाकांक्षाहीन, जिसकी कोई महत्वाकांक्षाएं ना हो, जो कुछ करने की उसकी इच्छा ना हो, मन ना हो, हिम्मत ना हो। He remained unenterprising and avoided risks. उसने, वो महत्वाकांक्षी नहीं था और रिस्क नहीं उठाता था, सेफ खेलता था। उसको जिंदगी में कुछ बड़ा करने या बनने का कोई सपना नहीं था। डॉगमेटिज्म मतलब हठ धर्मिता, किसी चीज में अड़े रहना, हठी होना, जिद्दी होना, दूसरों की ना सुनना। किसी धर्म के मामले में दूसरों की ना सुनना, अपनी बात पर अड़े रहना। डॉगमेटिज्म कैन स्टॉप हेल्दी डिस्कशन। अगर एक इंसान अड़ जाएगा किसी बात पे तो डिस्कशन ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, है ना। इंसुलर माने अलग। हिज इंसुलर थिंकिंग लिमिटेड हिज ग्रोथ, कि वो एक ही तरह से सोचता था, वो सबसे अलग सोचता था, संकुचित सोचता था। इस वजह से वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाया, क्योंकि उसकी सोच बड़ी सीमित थी, संकुचित थी, है ना। रेफ्यूटेशन माने किसी चीज का खंडन करना। आपको पता है, बहुत पहले, बहुत दिनों तक लोग समझते थे कि धरती फ्लैट है, चपटी है, और आप अगर ज्यादा दूर गए तो आप धरती से नीचे गिर जाएंगे। तो फिर इसका खंडन किया गया, गलीलियो ने किया था शायद, कि धरती गोल है, धरती चपटी नहीं है, और इसका खंडन किया गया। और फिर इसके बाद हमें पता चला कि धरती चपटी नहीं है, तो रेफ्यूट किया गया। शी गेव अ स्ट्रॉन्ग रेफ्यूटेशन ऑफ द फॉल्स क्लेम। फॉल्स माने गलत। तो किसी ने कुछ गलत क्लेम किया, उसको उसने खंडन किया। किसी गलत विश्वास का खंडन करना या किसी गलत बात का खंडन करना, विरोध करना, बोलना कि ये गलत है। ठीक है। हाइपोथेटिकल माने काल्पनिक। लेट्स कंसिडर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसे हम किसी को समझाने के लिए कितनी बार हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि आप बस लेके स्कूल जाइए, तो हम कहते हैं हाँ तुम बस स्टॉप पे पहुंच गए, फिर आगे क्या करोगे। तो जैसे आप कह रहे हो कि मान लो तुम बस स्टॉप पे पहुंच गए, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पहुंचे तो नहीं है, आप घर पे ही है, लेकिन आप इस ढंग से समझा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कंसीट, कंसीट माने घमंड, अहंकार। ये भी आपके चैप्टर्स में से एक शब्द है। हिज सक्सेस इंक्रीज्ड हिज कंसीट। तो वो पहले ही बहुत घमंडी था, और जब वो सक्सेसफुल हो गया तो वो, उसका घमंड और भी बढ़ गया। जब वो यशस्वी हो गया तो उसका घमंड और भी बढ़ गया। पलटून माने कायर, डरपोक।
The soldiers were not poltroons, they were brave. Rattled. Rattle, एक छोटे बच्चे को जो खिलौना देते हैं ना, जो टक 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 बजता है, उसको रैटल कहते हैं. तो रैटल का मतलब है जब आप घबराहट से कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, हिले हुए हैं, उसको कहते हैं रैटल्ड. घबराया, नर्वस. ही वॉज, मैं आपको दिखाती हूँ रैटल शब्द कहाँ से आया है. जिसने भी छोटे बच्चे का कभी देखा होगा, छोटे बच्चों के ये खिलौने होते हैं, इनको उठा के से बजाओ तो वो टक 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 आवाज आती है ना. इनको रैटल्स कहते हैं. इस तरह से झुंझुना, है ना. तो जब कोई इंसान झुंझुने की तरह बज रहा हो, मतलब बहुत घबराया हुआ, हिला हुआ, नर्वस. ठीक है. He was rattled before the interview. कब्र जैसा गंभीर. ओके. अब आगे मैंने क्या किया है, शब्द निकाले हैं आपके उन्हीं पाठों में से, और उनसे आपको अब सिनोनिम्स निकालने हैं. सिनोनिम क्या होता है? समानार्थी शब्द. तो इस कॉलम में शब्द हैं और इस कॉलम में समानार्थी हैं. आपको इनको मैच करना है ऐसे. ठीक है. तो रिनाउंड का क्या अर्थ होगा? रिनाउंड माने फेम एंड रेपुटेशन. ठीक है. डाइवर्ज. डाइवर्ज माने आगे जाके अलग हो जाना. डाइवर्ज माने सेपरेटेड और ब्रांच्ड ऑफ. सेलेस्टियल. सेलेस्टियल माने हेवनली. ठीक है. अनएंटरप्राइजिंग हमने अभी डिस्कस किया था. अनएंटरप्राइजिंग वो इंसान जो ज्यादा कोशिश नहीं करता, हिम्मत नहीं करता, उसको ज्यादा कुछ जिंदगी में करना नहीं है. बोर्ड और लैकिंग इनिशिएटिव. अनएंटरप्राइजिंग का मतलब होता है बोर्ड और लैकिंग इनिशिएटिव. सेपिचुरल हमने अभी यहाँ पे देखा, कब्र जैसा या गंभीर. तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका होगा ग्लूमी और डिस्मल. जहाँ कब्र वगैरह होती है, शमशान होती है, वहां पे कैसा माहौल होता है? सन्नाटे का, दिल भारी करने वाला, उदास, है ना. तो ग्लूमी और डिस्मल. फेलिसिटी. किसी चीज को फेलिसिटेट करना या सेलिब्रेट करना, मतलब इंटेंस हैप्पीनेस. जब आप खुशी से बाग बाग हो जाए. फेलिसिटी. फैक्चुअसली हमने बात की थी. फुलिशनेस, बेवकूफी. फुलिशली. ठीक है. अंडरग्रोथ मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई थी. स्मॉल बंडल्स ऑफ वुड और बुशेस. जो जंगल में या खुले इलाके में जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी तरह तरह के घास और श्रब्स उग जाते हैं. इसमें पेड़ नहीं होते, इसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं या घास होती है. उसको अंडरग्रोथ कहते हैं.
ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द थे जो आपके इन चैप्टर्स में से हैं जो आपके एग्जाम में मार्च में आएगा। ठीक है, ये एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? समानार्थी का उल्टा जो होता है विरोधार्थी शब्द। ठीक है, इसमें विरोधार्थी शब्द आपको इन पाठों में से निकालने हैं जो आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये क्या है? ये वर्ड रजिस्टर है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। वो शब्द जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कौन से हैं? अकाउंटेंट है, चेक है, डिपॉजिट है, विड्रॉल है, मैनेजर है। ये सब शब्द आप यहाँ पे बैंकिंग रजिस्टर में लिख सकते हैं। आर्ट और पेंटिंग रजिस्टर में कौन से शब्द आएंगे? बिंदु है, ज्योमेट्रिक है, राग है, कैनवस है, टेक्सचर्स है और एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, म्यूजिक या तानसेन रजिस्टर में कौन से आएंगे? राग, राग सॉरी म्यूजिक में आएगा, राग पेंटिंग में नहीं आएगा। राग म्यूजिक में होगा, फिर लिरिक्स होगा, मेलोडी होगा और रिदम होगा। ये सब लास्ट वाले ग्रुप में आएंगे। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जिसमें आप, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इनको आप सही स्पेलिंग आपको इनके सामने लिखनी है। ये शून है, SHOON। ये रिनाउंड है, RENOWN। ठीक है, ये हॉरिबली है, HORRIBLY। हॉरिबली ये अरिस्टोटल है और ये अकाउंटेंट है, ACCOUNTANT। ठीक, ये कुछ शब्द हैं जो उन चैप्टर्स में हैं तानसेन में, जो इंग्लिश में इनका अनुवाद करना है। हुजूर, दी, दाउ, ड्वेल, दाई, इनका इंग्लिश में जो शब्द हैं, आप यहाँ से भी अगर कहीं आप फंस जाते हैं तो आप यहाँ से भी आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, हुजूर के लिए है सर, दी के लिए है यू, दाऊ के लिए है यू, लिव, ड्वेल माने टू लिव, रिजाइड कहीं पे रहना, दाई माने तुम्हारा, योर्स। ठीक, ओके। अब ये नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ये नाउन्स की प्रैक्टिस शीट है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके पास, इनमें जो संज्ञा है वो आपको पहचाननी है। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं, राइट? एक वाक्य में एक से ज्यादा संज्ञा हो सकती है। मैं एक कर देती हूं आपके लिए। द मून, मून नाउन है। वॉक्स थ्रू द नाइट, नाइट नाउन है। इन हर सिल्वर शून, शून नाउन है। ठीक है, अगले सेंटेंस में सिल्वर फ्रूट हैंग्स अपॉन सिल्वर ट्रीज, ये आपकी कविता है ना सिल्वर, उसमें से ये लाइन है। सिल्वर फ्रूट, फ्रूट आपका नाउन है,
ट्रीज आपका नाउन है, ठीक है। अ हार्वेस्ट माउस गोes scampering by, यहाँ पे माउस नाउन है। इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस में जो संज्ञा है वो आपको पहचाननी है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मैंने 25 सेंटेंसेस यहाँ पे डाले हैं। आप ये डॉटर नाउन है, टैफी नाउन है, ठीक है। इस तरह से आपको सब सेंटेंसेस में नाउन पहचानने हैं। ये आपका नाउन का रिवीजन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ये कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, वर्ड बैंक। ये सारे शब्द नाउन है, संज्ञा है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। यहाँ से शब्द लेकर आपको ये इन ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है। दिस द मून walks the night in her silver shoon. Gradually, the Bindu came to be the core of Raza's paintings. Two roads diverged into a yellow wood. Once there was a Neolithic man who lived in a cave. Advice is cheap at 20 cents. The dash was a stranger to the children's party. The bachelor was a stranger to the children's party. इस तरह से आपको इन शब्दों से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एडजेक्टिव्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 25 वाक्य आपको दिए गए हैं और आपको विशेषण इन वाक्यों में पहचानने हैं। और जैसे हमने नाउन्स के साथ किया था, संज्ञा के साथ, ऐसे ही आपको अंडरलाइन करने हैं या आप बोल्ड कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये हम इस पे इस तरह से हम विशेषण का भी रिवीजन करेंगे। जैसे द मून, मून नाउन हो गया। वेयर्स सिल्वर शून, तो सिल्वर यहाँ पर विशेषण हो गया। शून और मून तो नाउन हो गए, संज्ञा। हमें चाहिए विशेषण, तो यहाँ पर सिल्वर विशेषण है। शी सीज सिल्वर फ्रूट ऑन सिल्वर ट्रीज, तो यहाँ पे दोनों जो सिल्वर है वो विशेषण का काम कर रहे हैं, ठीक है। Raza's paintings have captivating composition. यहाँ पे captivating विशेषण है और composition noun है, संज्ञा है। रजा भी noun है और painting भी noun है, ठीक है। इस तरह से ये बाकी 25 जो आपके वाक्य हैं, इसमें आपको विशेषण इस तरह से पहचानने हैं। और फिर ये शब्द हम ऊपर दोबारा से रिवाइज कर चुके हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इस टेबल में। आप दोबारा इस टेबल को सामने रखकर इसको कर सकते हैं। आपको फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इन शब्दों को लेकर आपको ये वाक्य पूरे करने हैं, ठीक है। The silvery thatch catches the moon's beams. ये जो पोम है सिल्वर, उसमें ये डिस्क्राइब्ड है सिल्वरी, है ना। रजा यूज सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स इन हिज पेंटिंग्स। ये हमने पढ़ा था उस पार्ट में कि बहुत सारी ज्योमेट्रिक शेप्स रजा अपनी पेंटिंग में
पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते थे और बाद में वो बिंदु का बहुत इस्तेमाल करने लगे थे। इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी इन शब्दों को लेकर पूरे करने हैं। अगर आप वो सब पढ़ के यहाँ पे आएंगे तो आप ये आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये शब्द आप दोबारा सीख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। अच्छा, अब ये है वर्ब्स। वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रिया वाले जो शब्द हैं, आपको वो इन वाक्यों में पहचानने हैं। द मून वॉक्स द नाइट, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? वॉकिंग। तो वॉक्स आपका वर्ब हो गया। शी पियर्स एंड सीज द फ्रूट, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? पियर। पियर माने झांकना, सी माने देखना, तो झांकना और देखना क्रिया हो गए, तो ये दोनों आपके वर्ब्स हो गए। द डॉग स्लीप्स इन हिज केनल, तो डॉग संज्ञा है, केनल संज्ञा है, स्लीप क्या है? स्लीप क्रिया है। तो इस तरह से आपको ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें आपको क्रिया पहचाननी है, और आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, या आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। ठीक है, इस तरह से आप इन 25 सेंटेंसेस में पहचान सकते हैं। द वुल्फ डावर्ड हर टू द लास्ट मोर्सल। राइट? ठीक है, devoured माने, ठीक है, तो ये एक्शन हो गया, devoured। तो इन शब्दों में सब में आप एक्शंस इस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब ये इन्हीं क्रिया के शब्दों का फिल इन द ब्लैंक्स है। ये शब्दावली है, इससे शब्द लेकर आपको ये वाक्यों को पूरा करना है। द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। आपकी जो पोम है सिल्वर, उसमें कहते हैं ना द मून वॉक्स द नाइट, तो यहाँ पर वॉक आ जाएगा। वॉक क्रिया है। ठीक है, इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपका संज्ञा, आपका विशेषण और आपका क्रिया, ये तीनों का आपने इन आप यहाँ पे पहचाना है और यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन हो गई। ये जो शब्द हैं ये है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये शब्द भी आपके उन्हीं पाठों में से लिए गए हैं। ठीक है, ये शब्द है जो इनके जो समानार्थी शब्द हैं आपको इस टेबल में भरने हैं। ठीक, ट्रांजिएंट माने टेम्पररी, रिनाउंड माने फेमस, एब्स्ट्रैक्ट माने नॉन रिप्रेजेंटेशनल, इंडिजिनस माने नेटिव। इस तरह से आपको ये समानार्थी शब्द की टेबल भरनी है, और वही आपको विरोधार्थी शब्दों के लिए भी करना है। ये शब्द हैं, ये आपको इस टेबल में आपको विरोधार्थी शब्द भरने हैं। ट्रांजिएंट वो चीजें जो बदलती रहती हैं, इसका विरोधार्थी क्या होगा? परमानेंट, जो चीज कभी नहीं बदलती। साइलेंस का क्या होगा? नॉइजी।
है ना, कहीं बहुत शांति है तो उसका विरोधार्थी क्या होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा शोर है। रिनाउंड माने जिसको सब जानते हैं, बहुत फेमस है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, अननोन, जिसको कोई नहीं जानता। तो इस तरह से आपको विरोधार्थी शब्द इस टेबल के, इन शब्दों को लेकर आप इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और करने के बाद आप यहाँ पे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। इन सब के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन करने के बाद अपने आंसर्स को चेक करना, करने से पहले मत देखना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना आपको आगे प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है बेटा, क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसको रिवाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट बेटा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।